नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। जिसका सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई। हमने 17 अप्रैल से शुरू किया था पेनल्टी कॉर्नर और मतदान के बाद मतगणना की पूर्व संध्या तक हम आपके सामने हर तस्वीर पेश करते रहे, पर्दे के आगे की भी और पर्दे के पीछे की कहानियां भी। अब कल की प्रतीक्षा सबको है। एग्जिट पोल के बाद सब कोई कंफ्यूज हैं। भाजपा के लोगों का दावा है क्लियर मेजॉरिटी आ रही है, हर हाल में जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के लोग भी सरकार बनाने दावा कर रहे हैं, लेकिन वो क्लियर मेजॉरिटी को लेकर इतने श्योर नहीं है, पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल से जो बातचीत का सिलसिला शुरू किया चुनाव लड़ने वालों से, आज रात को जस्ट इस पेनल्टी कॉर्नर के बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो सभी 199 सीटों पर चुनाव लड़ने वालों से बात करने वाले हैं, या जिनसे बात नहीं हो पाई उन सबसे बात करने वाले हैं, फीडबैक लेने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। मतगणना के दौरान क्या सावधानी बरतनी है और किस तरह सतर्क रहना है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ रहेंगे इस बातचीत में। कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है और राज नहीं बदल रहा, रिवाज बदल रहा है। ये सुनते हैं क्या कहा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। रही क्या शिकायत रही उनकी, वो जानी है। उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैसे मतगणना के दौरान सतर्क रहना है, सावधान रहना है, कौन सी उनको सावधानियां बरतनी है, किस तरह के मजबूत कार्यकर्ताओं को वहां रखना है, कानून की जानकारी भी रखनी है, वगैरह वगैरह तमाम बातें बताई। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार आ रही है और उन्होंने कहा मेरी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस सरकार आ रही है। जी, रंधावा जी की बात सुन लेते हैं हम सुनवा पा रहे हैं? नहीं सुनवा। जब भी मैंने लोगों से बात की, जहाँ आप लोगों से बात की, तो आप लोगों ने मेरे को बताया कि 6 महीने पहले ही रिवाज बदलने की आवाज़ें उठती थी कि चेंज आएगी, और जो आपके चैनल्स ने जो प्रोडिक्शन की है, जहाँ आपके एनालिसिस आए हैं, और जो हमारी कैंपेन और जैसे हमने ऑर्गेनाइज की इलेक्शन, जो सरकार गहलोत सरकार ने काम किए, उसके मुताबिक इस बार रिवाज जरूर बदलेगा और कांग्रेस राजस्थान में रिपीट करेगी, नहीं करेगी, कल पता लगेगा। वसुंधरा राजे 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका चेहरा बतौर भावी मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं किया गया, घोषित नहीं किया गया बीजेपी के द्वारा। हालांकि उन्होंने काफ़ी प्रचार किया, 50 से ऊपर सभाएं ली, कॉन्स्टिट्यूंसी में गई 50 से ऊपर। आज वो देवदर्शन यात्रा पर निकल गई। कल उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी, आज वो मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर पहुंची। उनके साथ कालीचरण सराफ और कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद वो यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी चली गई और वहाँ भी उन्होंने आशीर्वाद मांगा, सफलता के लिए, जीत के लिए, पार्टी की सरकार बनने के लिए, वगैरह वगैरह। मेहंदीपुर बालाजी में रामनिवास मीणा सहित
कई लोग ऐसे जिन्होंने चुनाव लड़ा वो आए वहाँ पर, पीली ओढ़नी ओढ़ाई उन्होंने, वसुंधरा को शुभकामनाएं दी और वसुंधरा जी ने कोशिश की कि ईश्वर की आराधना करके वो आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि कल जो मतगणना हो रही है उसमें पार्टी को सफलता हासिल हो, उन्हें सफलता हासिल हो। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी आलाकमान ने कोई दायित्व उन्हें अभी तक इस बात को लेकर नहीं सौंपा है कि अगर निर्दलीयों की जरूरत पड़े तो उनको किन्हीं लोगों को साध के रखना है। यह काम आलाकमान ने अपने हाथ में रखा है, जैसे पूरा चुनाव का आलाकमान ने अपने हाथ में रखा हुआ था पहले से। अब मैं आता हूं पेनल्टी कॉर्नर की शुरुआत से। पेनल्टी कॉर्नर 17 अप्रैल को शुरू किया था हमने। तब से अब तक 150 से अधिक एपिसोड में हमने काफ़ी कोशिश की राजनीति की नब्ज पर हाथ रखकर पढ़ने की और आपको बताने की। 3 अलग अलग बातें मैंने कई पूरे चुनाव के दौरान, जिनको मैं रेखांकित कराया था। सबसे पहले 2 सवाल रखे थे, बिल्कुल अप्रैल मई में 2 सवाल रखे थे मैंने कि सचिन पायलट के मुद्दे को कांग्रेस कैसे सुलझाती है, कैसे सचिन पायलट को कांग्रेस अपने साथ साध पाती है, क्या गहलोत पायलट विवाद सरफेस पर बना रहेगा या सेटल डाउन हो जाएगा, इस पर चुनाव का नतीजा तय होगा। दूसरा हमने तय किया था, सवाल किया था कि वसुंधरा राजे की रीपोजिशनिंग क्या होती है, वसुंधरा राजे की रीपोजिशनिंग कुछ होती है या नहीं होती है बीजेपी के अंदर, इस पर भी पार्टी का भविष्य और पार्टी के चुनावी नतीजा तय होगा। हमने सचिन पायलट को लेकर एक कई दिन तक रोको मत जाने दो एक स्लोगन दिया था, रोको कोमा लगेगा मत जाने दो या रोको मत जाने दो। इस पर कम से कम भी हमने 1-1.5 महीने तक जब सचिन पायलट ने कोई अभियान छेड़ा, कोई पदयात्रा की, कुछ और की, हमने हमेशा अपने बैकग्राउंड में इस बात को रखकर आपके सामने रखा कि ये एक यक्ष प्रश्न है कांग्रेस के सामने। और मुझे आज ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि अशोक गहलोत ने पिछले 4 साल से चली आ रही कलह को एक विराम दिया, मंच पर नहीं उभरने दिया। टिकट के बंटवारे में चुनाव अभियान के दौरान अंदर खाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो कल पता लगेगा, किसने किसका साथ दिया, किसने किसको काटा। परंतु सरफेस पर टिकट के बंटवारे के दौरान लोग उम्मीद कर रहे थे कि गहलोत के समर्थकों को टिकट देने के लिए गहलोत अड़ेंगे, पायलट के समर्थकों के लिए पायलट अड़ेंगे और ये रोको मत के आगे कॉमा लगेगा। लेकिन कॉमा रोको पर लगा, रोको मत जाने दो, नहीं जाने दिया उन्होंने। अब गुर्जरों ने किधर वोट दिए, मालियों ने किधर वोट दिए, किसने किसको वोट दिलवाए, किसको नहीं दिलवाए, कल सब सामने आ जाएगा। परंतु आई मस्ट से मुझे जरूर कहना चाहिए कि पूरे चुनाव अभियान के दौरान ऐसे किसी विवाद को, चाहे वो बड़े नेता बीडी कल्ला, बड़े नेता सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी या भंवर जितेंद्र सिंह, किसी के समर्थकों को टिकट मिलने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई विवाद खड़ा नहीं होने दिया। इक्का दुक्का विवाद हुए, वो इंडिविजुअल उन लोगों के लिए लेकर हुए जिनको टिकट नहीं मिला। बगावत भी हुई 2-4 जगह, 5 जगह, लेकिन सरफेस पर, मंच पर ऐसा कोई विवाद हो, इस आशंका को उन्होंने निर्मूल साबित किया। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ हम बीजेपी की तरफ चलते हैं। वसुंधरा राजे 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, पहली लिस्ट जब आई और उनके समर्थकों के, जीवाराम चौधरी जैसे लोगों के टिकट कटे या विकास चौधरी का टिकट कटा किशनगढ़ से, ऐसे बहुत सारे, तो कम से कम 10-12 जगह बगावत हो गई और वो अंत में निर्दलीय खड़े रह गए मैदान में, या कोई कांग्रेस में चला गया, कोई आरएलपी में चला गया और उधर से उन्होंने चुनाव लड़ लिया। लेकिन सेकंड लिस्ट में बीजेपी ने सुधार किया, अवधारणा बदली, सोच बदली, लाइन और लेंथ बदली और उन सभी लोगों को जो जिताऊ लग रहे थे, वसुंधरा राजे के समर्थक थे, सिर्फ एक ही बात, यूनुस खान को टिकट नहीं दिया। वो अलग वजह है, वो वजह है कि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देना था, ये पार्टी की लाइन तय की थी।
इसलिए हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सके, इसके लिए जरूरी था। तो बाद में पार्टी ने वसुंधरा राजे की शिकायत को दूर किया, लेकिन उनकी ऐसी पोजीशनिंग अंत तक नहीं की कि वो भावी मुख्यमंत्री हैं या हो सकती है, कैंडिडेट हो सकती हैं। आज तक ऐसी पोजीशनिंग नहीं की। प्रधानमंत्री की अधिकांश सभाओं में, एक सभा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हाड़ौती की सभा है जो उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह के इलाके में हुई है। वहाँ जरूर एक माला के बीच दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, दुष्यंत सिंह माला को पकड़े हुए हैं। अदरवाइज किसी भी सभा में वसुंधरा राजे का भाषण नहीं हुआ और वसुंधरा राजे को इस तरह तरजीह नहीं मिली। लेकिन वसुंधरा राजे ने टिकटों के बंटवारे के बाद प्रचार किया, पर आज दिन तक भी वो मसला नहीं सुलझा है कि क्या उन्हें सरकार की प्रमुखता दी जाएगी। आज जब मैं पेनल्टी कॉर्नर करने आ रहा था तो चंद्रशेखर बैद पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, चंद्रमोहन बैद के बेटे, तारानगर से एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अब बीजेपी में आ गए हैं और राजेंद्र राठौड़ के चुनाव में पूरी तरह जूझ कर काम किया है। उन्होंने बातचीत में मुझे फ़ोन किया और 3 बातें कही। मैं उन्हें बहुत गंभीर राजनीतिक जानकार मानता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि 3 बातें लिख लीजिए। राजेंद्र राठौड़ 10,000 से ज़्यादा वोटर जीत रहे हैं, भाजपा को 115 सीटें आ रही है और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। 3 बातें उन्होंने मुझे कही। राजनीतिक विश्लेषण है, क्या परिस्थिति होगी कल हम बात करेंगे। उन्होंने कहा 5 बजे कल दोबारा बात करेंगे। परंतु एक धारा ये बह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि मुख्यमंत्री कोई नया चेहरा हो और यदि बहुमत में कोई चीज़ कमी भी रह जाए, जैसे कुछ एग्जिट पोल इंडिकेट कर रहे हैं, तो उस कमी को पूरा करने का काम आला कमान खुद करेगा, किसी प्रादेशिक नेता के भरोसे नहीं रहेगा। ऐसा संकेत मिल चुका है और अरुण सिंह और सीपी जोशी को ये जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष को और अरुण सिंह प्रभारी को, महामंत्री को, कि वो इस संबंध में जो निर्दलीय हैं, बागी हैं, अन्य पार्टी जीत के आए, अगर जरूरत पड़े, मान लो, अव्वल तो पार्टी का मानना है ऐसी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, स्पष्ट बहुमत आ रहा, लेकिन जरूरत पड़े तो वो डील करेंगे, आला कमान सीधे डील करेगा। लेकिन किसी रीजनल लीडर के भरोसे या किसी रीजनल लीडर को ये दायित्व नहीं देना चाहेगा कि वो 5, 7, 10 लोग जुटा कर लाए अगर जरूरत पड़े तो। इसलिए ही वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा पर निकल गई है। अब देवदर्शन यात्रा के बाद मेरे ख्याल से अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगी, कल काउंटिंग में वहाँ रहेंगी, नतीजा निकलेगा, उसके बाद जयपुर आएंगी। तब तक बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। एक मुद्दा हमने ये उठाया था सचिन पायलट और वसुंधरा राजे की पोजीशनिंग का, उनकी संतुष्टि का, उन्हें तरजीह देने का दोनों पार्टियों में, और कहा था कि इन दोनों मुद्दों को सेटल करने के लिए दोनों पार्टियां क्या एफर्ट करती है, इस पर चुनाव का नतीजा काफ़ी निर्भर करेगा। फिर हमने दूसरा मुद्दा उठाया था, क्या मोदी अशोक गहलोत के सामने खड़े हो जाएंगे। तो वास्तव में मोदी ने अपने नाम पर ही चुनाव लड़ा, बीजेपी ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, और अशोक गहलोत ने, जिनको डिजाइन बॉक्स ने एक टावरिंग पर्सनैलिटी के रूप में खड़ा करने की कोशिश की, उनको ऐसा बनाने की कोशिश की कि मोदी बनाम गहलोत चुनाव हो जाए। अंत में गहलोत ने कहा कि 200 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मोदी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, 199 तो बाद में हो गई। तो इसलिए चुनाव मोदी वर्सेज अशोक गहलोत हो गया। गहलोत ने भी कर लिया, डिजाइन बॉक्स ने भी कर दिया, और मोदी ने तो किया हुआ ही था, पहले से बीजेपी ने किया हुआ ही था। इसलिए ये सवाल ही नहीं उठा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का। किसी मतदाता ने नहीं पूछा, किसी पत्रकार ने नहीं पूछा, इसलिए कि जब बहुमत आएगा तय हो जाएगा बीजेपी में, और कांग्रेस में स्टोट दिख रहा था। तीसरा बिंदु हमने उठाया था कि एक तरफ राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, अनुच्छेद 370 है, राम मंदिर है, वैचारिक उद्वेलन, और हिंदुत्व भी एग्रेसिव हिंदुत्व। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, एक तरफ ये खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ जेब को लाभ, 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट बिजली किसानों को फ्री, 500 रुपये का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में, 25 लाख की चिरंजीवी योजना, और ओपीएस, ये सारे मुद्दे गहलोत ने खड़े किए। ये डायरेक्ट बेनिफिट था मतदाता को, वो इनडायरेक्ट उद्वेलन था, और एक भविष्य की आशा थी कि हिंदुत्व प्रिवेल करेगा, हिंदुत्व बड़ा हो जाएगा। अगर मुसलमानों को तुष्टिकरण वाली पार्टी को हमने हरा दिया
नहीं हराया तो ये हो जाएगा, 5 साल बाद 10 साल बाद मुसलमान छा जाएंगे, वगैरह वगैरह तमाम बातें खूब फैली है। हिंदुत्व पर वोट पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, और नौजवान पर पर्चा लीक कांड ने भी असर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तरफ ये वैचारिक उद्वेलन खड़ा किया गया, एक विचारधारा ये आई वोट मांगने के लिए, दूसरी विचारधारा ये आई जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गारंटियां, 7 गारंटी, गोबर भी हम खरीदेंगे 2 रुपये किलो, और मोबाइल भी देंगे, और लैपटॉप देंगे बच्चों को, और 500 रुपये में सिलेंडर का दायरा बढ़ाएंगे, 400 कर देंगे सिलेंडर, तमाम तरह के बेनिफिट्स। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राजस्थान लोकतंत्र की प्रयोगशाला बन गया है। पहली बार राजस्थान में, मैं समझता हूँ देश में कई बार जयललिता ने भी कुछ दिया, लेकिन वैचारिक उद्वेलन, वैचारिक एक विचारधारा, हिंदुत्व की, देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की, राम मंदिर की, जय श्री राम की, वर्सेज जेब को बेनिफिट, गृहस्थी संभालने का प्रयास में मदद करना, इनके बीच टकराव है। और जो भ्रम फैल रहा है आज, इसीलिए फैल रहा है कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा ने, राष्ट्रभक्ति ने प्रिवेल किया है, वोट देते समय वोटर के माइंड को डोमिनेट किया है, या कि जेब को मिलने वाले बेनिफिट ने कोई फायदा देने का काम कांग्रेस को दिया है। यदि जेब को, परिवार को, गृहस्थी को मिलने वाले फायदों ने अपना योगदान दिया फैसला करने में, तो सरकार रिपीट होने की बात हो सकती है। लेकिन नई पीढ़ी ने जिस तरह और बहुत सारे वैचारिक उद्वेलन के साथ लोगों ने हिंदुत्व को लेकर वोट दिया है, खासतौर पर तिजारा और पोखरण, जहां 82 और 87% वोट पड़े हैं, जहां मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस के थे और जहां हिंदू प्रत्याशी बीजेपी के थे, वहां पर देखने को मिला है। वैसा ही विचार अगर सब जगह फैला है और एक अघोषित भय मुस्लिम समुदाय के देश पर काबिज हो जाने का वो फैला है, हिंदुत्व संगठित होकर अभिव्यक्त हुआ है वोटों में, तो फिर बीजेपी 115 की बात जमीन पर उतर सकते हैं। अब मुश्किल से 12 घंटे बाकी हैं, मशीनें खुलेंगी, नतीजा सामने आएगा। हमने बहुत ईमानदारी से कोशिश की कि आपको 17 अप्रैल से अब तक इस यात्रा को करते समय बिना पक्षपात के, बिना किसी को, बहुत सारे लोग मुझ पर आरोप भी लगाते रहे कि मैं थोड़ा प्रो कांग्रेस हूँ, पर वो जो कर रहे हैं वो बता रहे थे हम, जो सुनना नहीं चाह रहे थे मोदी भक्त। लेकिन मोदी की प्रति भक्ति है, इसको नकारा नहीं जा सकता। गहलोत की एक युक्ति है लोगों को लाइफ में सपोर्ट करके उनसे वोट हासिल करने की। इस मोदी भक्ति और गहलोत की युक्ति के बीच संघर्ष हुआ है। आइए देखते हैं कल क्या नतीजा निकलता है। चलते चलते आज की रात के बारे में आपको एक छोटी सी बात सुनवा देते हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो कल हम फिर हाजिर होंगे, तब हमारे हाथ में नतीजे होंगे, हम उनका एनालिसिस भी करेंगे, कुछ कारण जानने की कोशिश करेंगे उन नतीजों के पीछे बैकग्राउंड क्या है, और नतीजे आगे की कोई भावभंगिमा दिखाते हैं, कोई भावभूमि तय करते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि दोनों तरफ इस बात की तैयारी है कि कौन निर्दलीय जीत के आने वाला है, कौन सी पार्टी के लोग, तीसरी चौथी पार्टी के लोग कुछ जीत के आने वाले हैं। उसके संपर्क में दोनों पार्टियां हैं, पर दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और पिछले 6-7 महीने की हमारी जो मेहनत है, आप लोगों की मेहनत है, राजनेताओं की मेहनत है, उसका नतीजा सामने आएगा, उस पर करेंगे चर्चा। नमस्कार।